यूपीएससी के द्वारा जो एपीएफओ का एग्ज़ाम होता है और उसमें दो एक तरह के एग्ज़ाम ये कराते हैं। एक होता है एपीएफसी, एक होता है एओईओ। एओईओ अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर। दोस्तों, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर जिसकी करंट में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है और जिसकी वैकेंसी लगभग 2017 में आई थी, जिसमें हम लोग सिलेक्टेड हुए थे, और उसके बाद फिर ये 2020 में आई। ठीक, एपीएफसी के एग्ज़ाम इसके पहले 3 बार हुए हैं और लगभग ये 2012 में हुआ, 16 में हुआ, 10 जनवरी 2016 को हुआ, और उधर वो 2012 में हुआ था, और इसके पहले 2006 में हुआ था। उसके पहले अगर जाएंगे तो 2003 में, फिर 1999 में। ठीक है, तो ये बहुत रेयर एग्ज़ाम होते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। और इसी के लिए दोस्तों ये वीडियो का मकसद ये है कि आपको जो करंट में एओईओ की वैकेंसी आई हुई है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, डेट पोस्टपोन्ड हो गई, उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस है कि वो पेपर अभी आराम से दे लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति, जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, प्लस उनको जिस पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत से ऐसे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू आती है, बहुत स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, तो लोगों के मन में भ्रम रहता है। और इसी वजह से दोस्तों इसमें जो फॉर्म पढ़ते हैं, बहुत कम फॉर्म पढ़ पाते हैं। लगभग ये मान के चलिए जो अटेंडेंस होती है, लगभग 16 में लगभग 1,33,000 थी, उसके बाद 2.5 लाख हुई, फिर इस तरह से लगभग इतनी ही है अभी, क्योंकि हम लोग के समय में लगभग 5 लाख फॉर्म पड़े थे और 50% के आसपास रहती है। इस बार 9.5 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो लगभग ये मान के चलिए अटेंडेंस 50% में ही रहती है, लेकिन फिर भी लोग बहुत कम अवेयर हैं। तो ये वीडियो में मेरा मकसद बताने का आपको ये है कि एपीएफसी के वैकेंसी के बारे में, प्लस पूरा क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या कट ऑफ एनालिसिस है, सब कुछ बताने का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, तो हम बता दें आपको कि जो सिलेबस है हमारा अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, जो सिलेबस अभी करंट में चल रहा है दोस्तों, सेम सिलेबस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल भी सेम सिलेबस होता है। मतलब अगर आपको जो कुछ अभी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसी को कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ा बहुत भी, मान के चलिए कि आपको इसमें क्या आता है, इसमें आता है मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है, 40 पोर्शन में तो यही आता है, बाकी 40 में जीएस और करंट आती है, बाकी 40 में ईपीएफओ स्पेशल आता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ ईपीएफओ स्पेशल का पार्ट तैयार करना है। अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं नॉर्मल बेसिस पे, तो ये मान के चलिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें लगभग मैथ, इंग्लिश और जीएस तो आप पढ़ते ही हैं, सिर्फ यही पार्ट रह जाता है ना। लेकिन अगर आप ये पार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आप मान के चलिए कि बिल्कुल वैकेंसी श्योर है, आनी ही आनी है, और यूपीएससी के थ्रू आती है। सिंगल एग्ज़ाम होता है, सेम पैटर्न है दोस्तों। अभी मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि सेम पेपर होता है, सेम पैटर्न होता है, सेम रेशियो, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मतलब मान के चलिए जो 2020 में जो एग्ज़ाम आया था, डिट्टो वैसा ही एग्ज़ाम एपीएफसी का होगा। और सिलेबस आप देख लीजिए, पूरा सिलेबस पीछे है, ये सेम सिलेबस है, यही सिलेबस होता है। जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सब इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर में भी दिए हुए थे, ये पूरा है। अब दोस्तों बात करते हैं एज को लेकर। देखिए दोस्तों, एज का क्या है कि जो एपीएफसी की वैकेंसी आई थी 16 में, इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 35 साल, ठीक है, 35 साल। उस साल इसमें 35 एज थी, लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि 32 इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों फिर और मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या होता है दोस्तों, कि जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। अगर आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन भी है ना, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की कोई भी घबराने की कोई बात नहीं होती है कि इसमें कुछ हमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपको हमने बता दिया कि लगभग जो हमारा जो सिलेबस है वो सेम था, प्लस एज हमारी पिछली बार जब आई थी 35 मांगी गई थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 32 कर दी जाएगी। प्लस जो हमारा फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी होती है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन ही हमारे लिए सफिशिएंट है। इसलिए अगर किसी के पास स्पेशल डिग्री नहीं है तो किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ की। और दोस्तों सबसे बड़ी ज़रूरी बात एक ये भी है कि जो हमारा ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, हमारा वाला 17 वाला, सिर्फ उस एग्ज़ाम को अगर आप छोड़ दो तो उसके पहले 16 वाला, प्लस 12 वाला, प्लस जो अभी 2020 में जो हो रहा है, इन सब का लगभग पैटर्न बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। मतलब जो रेशियो है हमारा रिटर्न एग्ज़ाम का और इंटरव्यू का वो लगभग यही है, 75-25। लेकिन जब हमारा वाला था 50-50 था, इसलिए उसको हमने किनारे कर दिया। 16 में जस्ट एक साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उसको लिया हुआ है पूरा डिटेल एनालिसिस, वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम में क्या था कि जो रिटर्न का रेशियो था हमारा 75 था, प्लस इंटरव्यू का हमारा 25 था। इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगा आपको। और ये आप देखिए दोस्तों किस तरह से उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जो हमारे लोगों ने पेपर दिया था वो लगभग 1,63,000 लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है। और 1,63,000 पेपरों में उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जनरल के 78,000 लोग थे, ओबीसी के कितने लोग थे, और जो इसमें से सिलेक्ट हुए वो जनरल के 71, ओबीसी के 61, एससी के 24, एसटी के 14, इतने टोटल 170 वैकेंसी थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो हमारा कट ऑफ आया है
कट ऑफ वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर आप देख सकते हैं कि लगभग ये जो हमारा जो कट ऑफ है वो हमारा आप देखेंगे कि लगभग ये जो हमारा दिया हुआ है तो ये है, देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लगभग हमारा जो अनरिजर्व का है वो 66 है, ठीक है, 66 हमारा कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कि इंटरव्यू का जो इसका मिनिमम कट ऑफ था वो कट ऑफ है 50 नंबर, ठीक है। तो 50 के ऊपर ही एलिजिबल होंगे, 50 से कम माने नहीं था, तो उनका इंटरव्यू कट ऑफ 50 है प्लस रिटन टेस्ट का 66.5 है। ओबीसी का आप देख सकते हैं कि 60 है, ठीक है, और उसके बाद एससी का 56 है। और दोस्तों यही पूरा कट ऑफ गया हुआ है हमारा, ये रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ है जिसका 75% वेटेज लेना है। अब आपको जो मेन बात समझनी, ये चीज़ मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि 170 वैकेंसी थी तब जनरल का कट ऑफ 66 गया है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि इसमें रिटर्न में आप जितना खींचेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। हमारे वाले में क्या था कि 50-50 था, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल किनारे कर दिया कि उसको दिमाग से हटा दो, वो चीज़ अलग थी। लेकिन जो बाकी इनका पैटर्न है वो यही है कि रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा होता है, रिटर्न में मेरिट ज़्यादा जाएगी और रिटर्न में ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने आपको 66 बोला भी है, 65 के अराउंड बोला भी, क्योंकि लगभग 60 के अराउंड होनी चाहिए मेरिट, जो कि वैकेंसी भी ज़्यादा है और इस हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो एग्जैक्ट कट ऑफ है यूपीएससी की पीडीएफ है ये, इसमें आप देख सकते हैं कि 66.5 नंबर गया हुआ है, ठीक है, जनरल का। ओबीसी का 60 गया हुआ है, एससी का 56 गया हुआ है, ठीक। और उसके नीचे इंटरव्यू के मार्क्स दिए हुए कि लगभग 50 जनरल के लिए, 45 ओबीसी के लिए, बाकी 40-40, ठीक। अब आपको दोस्तों ये देखना है कि जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स जनरल का 297। अब आपको दोस्तों ये समझने वाली जो मेन बात है जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करती है वो ये कि रिटर्न मार्क्स तो 100 नंबर का दिया हुआ है प्लस इंटरव्यू भी 100 नंबर का है, जो कि अभी तक हम लोग को बताया जा रहा था, ठीक, कि 100 नंबर का रिटर्न है, 100 नंबर का इंटरव्यू। अब इसको 75-25 कैसे लेंगे? इसीलिए दोस्तों मैंने जब लास्ट वीडियो भी बताया था तो मैंने कहा था कि इस बार जो इन्होंने अभी नोटिस निकाली उसमें कह दिया कि मार्क्स इसके मैक्सिमम 300 होंगे। तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये सिर्फ गणित का एक लॉजिक है। आप अपने दिमाग में बना लो कि भैया जो चीज़ थी वही है, 120 क्वेश्चन आने, हमें वही पैटर्न है, 3 पे 1 माइनस वर्किंग वही होना है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब आपको 100 नंबर का पेपर बताते थे तो जब रिजल्ट के बाद ये लोग गुणा भाग क्या करते थे। अब देखो इन्होंने पूरा लिखा हुआ है नीचे कि देखो ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पूरा ये किस हिसाब से। इसमें देखो लिखा हुआ है कि एक्चुअल मार्क्स इन रिटर्न, उसमें 3 का गुणा करते हैं, ठीक, प्लस 1 गुणे मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। तो क्या हुआ 75 और 25 का रेशियो बांटना था, तो जो हमारा 100 वाला भाग आया उसमें 3 का गुणा कर दिया, ये 300 बन गया, और ये हमारा 100 वाला 100 रहा, तो ये अब 400 हो गया टोटल, ठीक है। तो अब इसका तीसरा भाग क्या होगा, 3 भाग जो इसका तीसरा भाग जो होगा, मतलब टोटल 4 भागों में बांटेंगे तो जो 3 भाग होंगे वो 75 होगा, 1 भाग इसका 25 होगा, तो यही हो गया। तो ये जो गणित ये लगाते थे, ये गणित वो पेपर के बाद लगाते थे, ठीक है, बैक एंड पे करते थे। अब इन्होंने फ्रंट पे बता दिया कि भैया 300 का ही पेपर है, 100 का इंटरव्यू है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप 300 में जितने नंबर ले आओगे उसको जोड़ लेंगे, प्लस 100 में जितने ले आओगे उसको जोड़ लेंगे, एग्जैक्ट मेरिट बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मेरिट जो बनी है, फाइनल सिलेक्शन जनरल में 268 पे हो गया, 268 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या जड़ा हुआ है, उसमें उसके रिटर्न एग्ज़ाम जो उसके 100 के हिसाब से आ रहे थे उसमें 3 का गुणा कर दिया गया था, प्लस इंटरव्यू वाले में उसमें 1 का गुणा था। तो आप समझ गए कि जो मेरिट है हमारी रिटर्न की, ठीक है, वो 66 थी, उसमें 3 का गुणा किया गया, प्लस आपके इंटरव्यू में 100 में जितने मार्क्स है उसको जोड़ दिया गया, और मिनिमम अगर आपके 268 से ऊपर थे तो आपका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो APFC होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों कि 4 साल बाद प्रमोशन का होता है, ठीक है, 4 साल बाद उनका प्रमोशन RPFC 2 में हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि अगर प्रमोशन में डिले होता है तो जो इनको सीनियर पे स्केल मिलता है वो 66 इसमें लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि ग्रांट ऑफ STS सीनियर टाइम स्केल 6600 ग्रेड पे आफ्टर 4 ईयर कंप्लीटेड सर्विस, ठीक। तो क्या होता है 4 साल बाद इनको 6600 का ग्रेड पे मिलने लगता है। और मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ कि जो 2012 बैच में थे वो उनका 4 साल बाद RPFC 2 में प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। अब जो 16 वाले आए उनका भी प्रमोशन ड्यू है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि 4 साल बाद प्रमोशन इनका प्रॉपर रहता है। तो इसीलिए दोस्तों जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो वैकेंसी का पार्ट है वो ये है कि करंट सिनारियो में अभी टोटल वैकेंसी 452 है, ठीक। और 452 वैकेंसी में ये मान के चलिए कि 250 के आसपास APFC होते हैं। ये वैकेंसी बढ़नी भी है, पोस्ट भी बढ़नी है, लेकिन मैं करंट सिनारियो की बात कर रहा हूँ, जबकि इससे ज़्यादा होगी अभी, कम से कम APFC की काफ़ी पोस्टें बढ़नी है। लेकिन अगर करंट सिनारियो की बात करें तो DR वाले लगभग 130 के आसपास अभी हैं, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ 452 है, लेकिन इस करंट में 130 है। इनका प्रमोशन होकर RC2 इनको होना है, ठीक है, क्योंकि इनके 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो दोस्तों जो वैकेंसी आएगी टोटल लगभग मान के लिए 250 के आसपास है।
तो जो इनका प्रोसेस है लगभग ये मान के चलिए कि शायद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो इस साल के एंड दिसंबर या मतलब मार्च तक शुरू हो जाना चाहिए। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस सेम है, सारी चीज़ें सेम है। जो इनका एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम ईपीएफओ का, वो जिस डेट पे एग्ज़ाम हुआ उससे जस्ट 11 महीने बाद, जो मैंने लिखा हुआ है 11 महीने बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब हमारा पेपर फरवरी में हुआ 26 फरवरी को, तो जस्ट 11 महीने बाद उसके पहले ही ज्वाइनिंग हो गई, मतलब 10 महीने में ज्वाइनिंग हो गई। तो अब आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, बस पेपर होने का। जैसे पेपर पोस्टपोन हुआ है तो घबराइए नहीं, पेपर पोस्टपोन जरूर हुआ है, लेकिन जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा ना वो प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा। और इसमें मैं बता दूं कि जो इसमें प्रमोशन होता है पीएफसी का 4 साल बाद 6600 ग्रेड पे मिलता है, उसी में RC2 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद RC2 के बाद RC1 होते हैं जो रीजनल कमिश्नर ग्रेड 1 होते हैं, फिर ACC होते हैं, फिर ACC HQ होते हैं, फिर CPFC आते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है और ये टाइम के साथ होता रहता है। इसमें कुछ ये नहीं है कि समय के साथ डिले हो, नई वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। इसमें आपने आप टाइम के बाद आप APFC हैं, फिर 4 साल बाद आपको 11 पे स्केल 11 में आ जाएंगे, फिर 12 में आ जाएंगे, फिर 13 में आ जाएंगे। तो बिल्कुल एक बार थ्रू प्रॉपर चैनल बन जाता है तो प्रॉपर रहता है। ये जो सर्विस है आप इसको शुरू से ही देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये क्लास 1 की सर्विस होती है और 5400 गेट पे की होती है क्लास 1 की, ठीक है दोस्तों। और ये पूरा, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत लगती है APFC से रिलेटेड और AOEO के एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जो भी मुझे लगता है उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के पूरा समझाऊंगा। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि AOEO और APFC के सिलेबस में, पैटर्न में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है और सब कुछ सेम है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी में एक पार्ट को जोड़ना है, वो है EPFO स्पेशल। अगर आप उसको अच्छे से करते रहते हैं तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS या SSC, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और एक अच्छी और एक रेप्यूटेड जॉब आपको UPSC के सिंगल एग्ज़ाम से कोई नहीं दे सकता। जितनी पावरफुल और जितनी अच्छी जॉब ये है उसके मुकाबले बहुत कम ही जॉब है जो टिकती हैं, और सिंगल एग्ज़ाम में होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, फिर मिलते हैं।